नमस्कार फ्रेंड्स, आ जाइए जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर से और अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आ जाइए जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से। आज का हमारा टॉपिक जो जेनेटिक्स चल रहा था उस जेनेटिक्स में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो दोस्तों मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आज डिस्कस करने से पहले हम आपको बता देते हैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, जिससे कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल की इन्फॉर्मेशन मिल सके और उसके ज़रिए आप डेली क्लास ले सकें। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमारे जो अगली वीडियो आने वाली होगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही उपलब्ध हो सके और आप जो है क्लासें ले सकें। तो चलिए दोस्तों आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा जेनेटिक्स में मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है क्या, पहले डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस वह संकरण होता है जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो उसे कहते हैं एक संकर संकरण, अतः मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब जनक पीढ़ी से लक्षण वंशागत होते हैं संतति में, तब लक्षण वंशागत होते हैं संतति में दोस्तों, तो जनक पीढ़ी से जो लक्षण संतति में वंशागत होते हैं तो उसमें से केवल और केवल यदि एक ही लक्षण की वंशागति का यदि अध्ययन किया जाएगा तो हम उसको कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपने इससे पहले डिस्कस किया होगा, आप इतना जानते होंगे कि जो होती है आपकी हेरिडिटी होती है क्या। हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता। अतः जनक पीढ़ी से संतति में लक्षणों की वंशागति को ही क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। और जितने लक्षण आप वंशागत करेंगे उनमें से यदि केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाएगा तब हम उसको क्या कह देते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह देते हैं। देखिए दोस्तों, मेंडल ने जो लक्षण लिए थे तो मेंडल के द्वारा 7 विपर्यासी लक्षण खोजे गए। और वो कौन कौन से थे वो देखते हैं। चलिए, तो मेंडल के द्वारा जो खोजे गए 7 विपर्यासी लक्षण में से जो पहला लक्षण था वो था तने की ऊंचाई, और इसका विपर्यासिक जो विशेषक होता है वो था लम्बा और ये बौना। ठीक है, लम्बा या बौना। अतः तने की ऊंचाई इसका एक कैरेक्टर था, और जिसके जो विपर्यासी होते हैं वो है लम्बा। या तो पौधे की लंबाई हो सकती है ज़्यादा या फिर उसकी लंबाई हो सकती है छोटी, इसीलिए उसको कहा या तो पौधा होगा लम्बा या पौधा होगा बौना। तो ये कैरेक्टर था इसका। दूसरा कैरेक्टर था दोस्तों फूल का रंग। जो फूल का रंग ये था बैंगनी और उसका विपर्यासी था सफ़ेद। तीसरा जो कैरेक्टर लिया वो था फूल की स्थिति, और वो थी एक तो अक्षीय और दूसरी होती है अंतस्थ। चौथा जो कैरेक्टर था वो था फली का आकार, और फली का आकार दोस्तों हो सकता है फूला हुआ और उसका विपर्यासी होगा सिकुड़ा हुआ।
समझे बात को। इसी प्रकार पांचवा जो कैरेक्टर था वो था फली का रंग, और फली का रंग हो सकता है हरा, तो उसका विपर्यासी कौन सा होगा, पीला। यहाँ तक कोई दिक्कत नो। और छठा जो कैरेक्टर था वो था बीज का आकार, और बीज का आकार होता है गोल, और उसका विपर्यासी हो सकता है कौन सा, झुर्रीदार। इसी प्रकार जो सातवां जो कैरेक्टर था वो लिया उसने बीज का रंग, और बीज का रंग लिया तो इसका जो कैरेक्टर है वो है पीला भी हो सकता है, और उसका विपर्यासी कैसा हो सकता है, हरा हो सकता है दोस्तों। तो ये 7 कैरेक्टर थे मेंडल के। मेंडल ने इन 7 कैरेक्टर्स में से केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, तो उसे क्या कहा, एक संकर संकरण। अतः केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करेंगे। तो अब हम भी एक ही लक्षण को लेंगे। जो मेंडल ने एक ही लक्षण चुना था दोस्तों, वो लक्षण चुना था कौन सा, तने की ऊंचाई। कौन सा कैरेक्टर, तने की ऊंचाई। अतः तने की लंबाई इसने जो है चूज की, और तने की लंबाई को लेकर के मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसके द्वारा कराया गया दोस्तों। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब मेंडल ने तने की लंबाई क्रॉस को लिया, तने की लंबाई लक्षण को चूज कर लिया, और तने की लंबाई में इसने एलिल्स बनाए, ठीक है ना। जो लंबे पादप थे, जो लंबे पादप थे दोस्तों, उसको उसने प्रदर्शित किया कैपिटल टी से। ये जीन्स हैं जिस पर कि लक्षण क्या हैं, अभिव्यक्त करने वाले कारक। लक्षणों को अभिव्यक्त करने वाले कारक हैं जिन्हें कहा गया जीन्स, या इन्हीं को कह देते हैं अपन एलिल, ठीक है ना दोस्तों। इन्हीं को क्या कह देते हैं, एलिल। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी से प्रदर्शित कर दिया पौधे के लंबेपन को। इसी प्रकार पौधे के बौनेपन को स्मॉल टी से क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। ये हो गए इसके एलिल्स, या कह दें तो ये हो गए इसके जीन्स। क्या हो गए दोस्तों, ये हो गए इसके जीन्स हो गए दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये इसके एलिल्स हो गए। ये जो कैपिटल टी है वो तो पौधे के लंबेपन को दर्शाएगा, और जो स्मॉल टी है वो पौधे के बौनेपन को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे की बात करते हैं। अब मेंडल ने इस लंबे पौधों को और बौने पौधों को, शुद्ध लंबे लिए और शुद्ध बौने पौधे लिए। लंबे पौधों को और बौने पौधों के मध्य में क्या कराया, संकरण कराया। और यही एक ही लक्षण है, तो एक ही लक्षण के अंदर यदि अपन संकरण करा रहे हैं तो ये कौन सा संकरण हो जाएगा, एकल संकर संकरण हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए आगे, ये है आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि ये है जनक, पेरेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये है पेरेंट्स, जिसमें प्यूर टेल, अतः प्यूर शुद्ध लंबे पादप, जिन्हें रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, और शुद्ध ड्वार्फ अतः स्मॉल प्लांट्स, शुद्ध बौने पौधे लिए, जिन्हें स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो इनके अंदर जब क्रॉस कराया गया, तो इनके अंदर जब क्रॉस कराया जाएगा तो हमको जो F1 जनरेशन मिलती है, F1 पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। और ये जो एलिल्स प्राप्त होंगे वो हमें हेटेरोजाइगस एलिल्स मिलते हैं, अतः विषम युग्मजी एलिल्स मिलते हैं। क्योंकि दोनों जीन कैसी हैं, इधर देखने को मिलेगा कि दोनों ही जीन
अलग अलग हैं। एक तो कैपिटल जीन है और दूसरी स्मॉल जीन है। अतः बात ये है कि ये कैसी हो गई, विषम युग्मजी हो गई। तो यहाँ पर जो पादप मिलेंगे वो सभी कैसे होंगे, लंबे पादप ही प्राप्त होते हैं। सभी पादप कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे पादप प्राप्त होते हैं। आपने देखा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जबकि लंबे पादप हैं, तो जबकि आपको इसमें एक जीन स्मॉल टी दिख रही होगी कि ये तो इसमें एक स्मॉल टी है, तो सभी पादप लंबे हो कैसे गए दोस्तों। तो जानिए इस बात को कि सभी पादप लंबे हो कैसे गए, क्योंकि जो कैपिटल टी है दोस्तों, जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के प्रभाव को यहाँ पर व्यक्त नहीं होने देती, स्मॉल टी के प्रभाव को व्यक्त नहीं होने देती। अतः स्मॉल टी अप्रभावी जीन कहलाती है। इसी प्रकार यहाँ कैपिटल टी का ही प्रभाव व्यक्त होता है, इसीलिए यहाँ कैपिटल टी जो है वो प्रभावी जीन कहलाती है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी के प्रभाव को व्यक्त नहीं होने देती, इसीलिए केवल और केवल प्रभाव कैपिटल टी वाली जीन अतः लंबापन का प्रभाव ही प्रदर्शित होता है। इसीलिए F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे ही प्राप्त होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई होप कि आसानी से आपकी समझ में आ रही होंगी सारी बातें। तो कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को दबा दिया, तो कैपिटल टी हो जाती है प्रभावी जीन और स्मॉल टी हो जाती है अप्रभावी जीन। और इसी नियम को कहते हैं मेंडल की प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम, मेंडल का प्रभाविता का नियम। आनुवांशिकी की जो प्रभाविता का नियम है वो मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या कहलाता है, जो कि एकल संकर संकरण पर ही आधारित है। तो एकल संकर संकरण पर आधारित जो मेंडल के नियम हैं वो कौन से हैं, दो नियम हैं। एक तो है प्रभाविता का नियम और दूसरा है दोस्तों पृथक्करण का नियम। वो भी यहीं से पुष्टि उसकी भी हो जाएगी। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि F1 पीढ़ी में जो प्राप्त संतति है उसमें से केवल एक ही जीन अपना प्रभाव व्यक्त करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रभावी जीन कहते हैं। और दूसरी जो जीन होती है वो अप्रभावी जीन कहलाती है। इसीलिए प्रभावी जीन का ही लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होता है। और F1 पीढ़ी में केवल कौन सा लक्षण प्रदर्शित होगा दोस्तों, लंबेपन का। तो लंबे पादप ही प्राप्त होंगे सभी F1 जनरेशन में। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। जब स्वपॉलिनेशन कराया जाता है दोस्तों, जब स्वपॉलिनेशन कराया जाएगा, तो जब स्वपॉलिनेशन कराया जाएगा दोस्तों तो अपन बात करेंगे किसकी, देखिए F1 पीढ़ी में प्राप्त, F1 पीढ़ी में प्राप्त कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमको सभी पादप कैसे प्राप्त हुए, लंबे, जो कि संकर लंबे होंगे। कौन से होंगे, संकर लंबे। शुद्ध रूप से लंबे नहीं होंगे, क्योंकि शुद्ध रूप से लंबे तो वो समयुग्मजीय अवस्था में ही होते हैं। कैपिटल टी अवस्था में ही, समयुग्मजीय अवस्था में ही शुद्ध होंगे, जबकि कैपिटल टी और स्मॉल टी अवस्था में ये कैसे होते हैं, संकर लंबे होते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी अवस्था में कैसे होते हैं, संकर लंबे होते हैं दोस्तों। तो देखिए आगे अब हम इनका करा देते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, अतः स्वपरागण करा देते हैं F1 पीढ़ी का। तो देखिए स्वपरागण जब इनका कराएंगे तो दो गैमेट्स ये बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके ये बन गए दो गैमेट, ये तो हो गए मेल गैमेट्स। इसी प्रकार से मादा गैमेट्स भी यही बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया तो देखिए इधर आ जाइए, हम समझा देते हैं कि हमको
कैपिटल टी और स्मॉल टी ये प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में। ठीक है सर, प्राप्त हो गए। हमने इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो सेल्फ पॉलिनेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी का और कैपिटल टी स्मॉल टी का आपस में ही तो क्रॉस कराया जाएगा, अतः सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन जब कराएंगे तो इनके गैमेट्स बनाएंगे, तो इनके भी जो गैमेट्स बनेंगे, जो मेल गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी प्रकार इसके गैमेट्स बनाएंगे जो कि फीमेल गैमेट्स बनेंगे, तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों में ये गैमेट्स बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखने को आपको मिलेंगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये वाले जो गैमेट्स बने ये हैं फीमेल गैमेट्स, और ये वाले जो गैमेट्स बने हैं वो हैं मेल गैमेट्स। ठीक है ना दोस्तों। अब F2 पीढ़ी में जब इनका क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी का जब कैपिटल टी से कराते हैं तो हमको प्राप्त होती हैं क्या, कैपिटल टी से कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होंगे, देखिए ये कैपिटल टी और कैपिटल टी प्राप्त होंगे। इसी प्रकार जब कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराते हैं तब कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा। इधर अब दूसरे गैमेट्स के संकरण कराएंगे तो स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से कराने पर प्राप्त होते हैं ये वाला कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी स्मॉल टी का जब इस स्मॉल टी से कराते हैं तब प्राप्त होते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो अब हमको ये F2 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होंगी वो ये 4 संतति प्राप्त होंगी, जिनके जीन होंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसके फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो। तो फिनोटाइप जो अनुपात होगा, तो फिनोटाइप अनुपात जो कि बाहर से बाहरी लक्षणों को प्रदर्शित करने वाला होगा। तो बाहर से कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित होंगे, 2 ही लक्षण प्रदर्शित होंगे, एक तो लंबेपन का और दूसरा बौनेपन का दोस्तों। तो लंबेपन का जो होगा तो लंबे कितने पादप हैं, तो आपको दिख रहे होंगे एक कैपिटल टी है, ये भी शुद्ध लंबे हैं। एक है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये है इसके अंदर 2, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये मिलते हैं इसके अंदर 2। ठीक है ना, तो ये कितने हो गए, 2 ये वाले लंबे हो गए, एक ये वाला लंबा हो गया। अतः टोटल कुल लंबे पादप कितने हो गए, 3 हो गए। टोटल लंबे पादप कितने हो गए दोस्तों, 3 हो गए। तो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये जो 3 पादप हैं वो कितने प्राप्त होंगे, लंबे पादप होंगे प्राप्त 3। इसी प्रकार स्मॉल टी वाला केवल एक ही पादप प्राप्त होता है जो कि कैसा होता है, बौना पादप प्राप्त होता है। तो स्मॉल टी वाला केवल एक ही पादप प्राप्त हुआ जो कि कैसा होगा, बौना वाला होगा। तो देखिए दोस्तों, इधर हम बताएं आपको कि फिनोटाइप अनुपात कितना प्राप्त हुआ, 3:1। कैसे कि इधर जो लंबे पादप हैं वो तो प्राप्त होते हैं 3, और जो बौने पादप हैं वो प्राप्त होते हैं केवल 1। तो इसी प्रकार ये जो फिनोटाइप अनुपात एकल संकर संकरण का प्राप्त होता है आपको, वो कितना प्राप्त होता है, 3:1 प्राप्त होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, अब देखते हैं जीनोटाइप अनुपात के बारे में। तो देखिए, अब जीनोटाइप अनुपात जो है प्रदर्शित करता है जीनों को। तो कितने प्रकार की जीन हमको F2 पीढ़ी में प्राप्त हुई हैं वो इधर आप देखेंगे तो आपको इनमें दिखाई दे रहा होगा कि 3 प्रकार की जीनें हमको प्राप्त हुई। कौन कौन सी हुई देखिए, एक तो प्राप्त हुई कैपिटल टी
और दूसरी प्राप्त हुई कैपिटल टी और स्मॉल टी, और तीसरी प्राप्त हुई हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है ना दोस्तों। आप उधर देखें तो कैपिटल टी वाले केवल एक ही प्राप्त हुआ है, जबकि इस कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले दो प्राप्त हुए हैं, और स्मॉल टी वाले केवल एक प्राप्त हुआ है। देखिए इधर कैपिटल टी वाला एक, और कैपिटल टी वाले दो, और स्मॉल टी वाला भी एक प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इधर देखिए इसका जो जीनोटाइप अनुपात हो जाएगा दोस्तों, तो वो जीनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:1, अतः 1:1:1 जीनोटाइप अनुपात हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो आशा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बातें अब तक की समझ में आ चुकी होंगी। तो देखिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे कि आप ये जानें कि जो लक्षण प्रारूप अनुपात है और जो जीनोटाइप है, अतः जीन प्रारूप अनुपात है, वो वास्तव में होते हैं क्या, क्या अंतर होता है इनमें, तो उनकी अपन बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे ये दे रखे हैं आपके जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। ठीक है ना। तो देखिए, जीन प्रारूप किसी जीव के जीन के संगठन को, जीन प्रारूप किसी जीव के जीन के संगठन को क्या करता है बताओ, व्यक्त करता है। अतः हमने पहले बताया था कि ये जीनीय रूप को व्यक्त करता है। आगे बात समझ में। अतः जो वास्तव में उस जीव में विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है, जैसे कि लंबे पौधे का जीन, और जो लंबे पौधे के जीन होंगे कौन कौन से हैं, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों ही जीन किसको व्यक्त करती हैं, लंबेपन को व्यक्त करती हैं। तो जो किसी जीव के जीनीय संगठन को व्यक्त करेगा उसे क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कह देते हैं। आ गई बात समझ में। इसी प्रकार जब दूसरी तरफ देखें कि जो प्रत्यक्ष रूप से लक्षण प्रारूप जीवों के आकार को, आकृति को, रंग को, स्वभाव को आदि गुणों को व्यक्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पहले बताया था कि जो पौधों को या किसी जीव के बाहरी लक्षणों को प्रदर्शित करे तो उसे क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। और बाहरी लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, उसके आकार को प्रदर्शित कर सकता है, उसकी आकृति को प्रदर्शित कर सकता है, उसके रंग और स्वभाव को भी प्रदर्शित कर सकता है। तो वो क्या होगा दोस्तों, लक्षण प्रारूप होगा। जैसे कि पौधे की लंबाई है, मनुष्य के घुंघराले बाल हैं, आँखों का रंग है, ये सभी क्या हैं, लक्षण प्रारूप हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे की बातें, अब देखिए आगे की बातें। जीन जो होंगे, समान जीन प्रारूप वाले जीवों का एक ही प्रकार के पर्यावरणीय अवस्था में परिवर्तन करने पर उनका लक्षण प्रारूप भी समान होगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यदि किसी जीव की जीन समान है, जैसे ये एक जीव है ए और इसकी जीनीय दृष्टि है लंबाई की कैपिटल टी, और ये दूसरा जीन है, इसकी भी जीनीय दृष्टि है कैपिटल टी। जब इन दोनों की जीनीय दृष्टि समान है तो उसके लक्षण प्रारूप भी समान ही होंगे। ये बताया गया है। कैसे कि ये भी सभी ए वाले जो पादप हैं ये भी लंबे होंगे, और जो बी वाले हैं वो भी सभी लंबेपन को ही व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों, तो लंबेपन को ही व्यक्त कर रहे हैं। अतः यदि जीन प्रारूप समान होता है तो उसका लक्षण प्रारूप भी क्या होगा दोस्तों, समान होगा। अतः ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। लेकिन दोस्तों, लेकिन एक बात विशेष जो कि आपके दिमाग में बैठने वाली है उसको ध्यान से सुनना, वो है कि जब लक्षण प्रारूप समान हो,
जैसे कि एक पौधा है, ये है लंबा, और दूसरा पौधा बी है, ये भी कैसा है, लंबा। दोनों के लक्षण प्रारूप तो क्या हो गए दोस्तों, समान हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसके जीनीय प्रारूप भी समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि ए वाला जो जीव है, ए वाला जीव कैपिटल टी वाला भी हो सकता है, इस या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी हो सकता है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी जीन भी लंबेपन को ही प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार बी वाला जो लंबा पौधा है वो कैपिटल टी वाला भी हो सकता है और इस कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी हो सकता है। तो नहीं कह सकते कि उसकी जीनीय दृष्टि समान होगी, जीनीय दृष्टि समान नहीं हो सकती दोस्तों, लेकिन जब जीन समान हैं तो उसके लक्षण प्रारूप तो समान होंगे ही होंगे, लेकिन जब लक्षण प्रारूप समान हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसके जीनीय दृष्टि भी समान होगी। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता दोस्तों। तो लक्षण प्रारूप देखने से समान होते हैं, उनका जीन प्रारूप संगठन समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी। अब बढ़ते हैं आगे कि किसी भी जीव के जीन प्रारूप को स्थापित करने हेतु उसके पूर्वज के अध्ययन को आधार बनाया जा सकता है। और इधर देखें तो बाह्य रूप से दिखाई देने वाला रूप ही लक्षण प्रारूप का प्रतिनिधित्व कर क्या है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है कि जो लक्षण प्रारूप है हम जानते हैं कि बाहरी लक्षणों को देखने से ही पता चल जाता है, क्योंकि लक्षण प्रारूप है ही बाहरी लक्षण दोस्तों, है ही बाहरी लक्षण, उन्हें बाहर से देखकर ही क्या कर सकते हैं, व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन जीनीय प्रारूप को देखने के लिए हम उसे बाहर से प्रदर्शित नहीं कर सकते, अतः उनके पूर्वजों का अध्ययन करना होता है। आपने देखा होगा कि जब विवाद हो जाता है बच्चे को लेकर माता और पिताओं पर, एक बच्चे को लेकर दो जनक आते हैं ए और बी, ये कहता है कि ये ए कह रहा है कि ये बच्चा तो मेरा है और बी कह रहा है कि ये बच्चा तो मेरा है। तो इस विवाद को ख़त्म करने के लिए दोस्तों डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जाती है, और उस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में उस बच्चे की और इन दोनों जनकों की डीएनए को, अतः उसकी जीन को क्या किया जाता है, परखा जाता है, और जिसकी जीन समान होंगी बच्चा भी उसी का ही होगा। तो इस प्रकार इस विवाद को ख़त्म किया जाता है। तो जीन प्रारूप को स्थापित करने के लिए उसके पूर्वजों का अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन लक्षण प्रारूप को तो बाहर से ही क्या किया जा सकता है, उस जीव के बाहरी रूप से ही देखकर पता लगा जा सकता है। तो क्लियर हो गई होंगी सारी बातें जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप की दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। हमने एकल संकर संकरण में देखा कि F1 PD में जो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए हैं, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक तो जीन कौन सी है दोस्तों, प्रभावी जीन है, और एक जीन कौन सी है, अप्रभावी जीन है, जिसमें कि एक तो प्रभाव को दर्शा रहा है और दूसरा का प्रवाह उस प्रभावी जीन ने व्यक्त नहीं होने दिया, अतः वो अप्रभावी जीन के प्रभाव को व्यक्त नहीं होने देता, केवल एक ही जीन का प्रभाव व्यक्त होता है। किसमें, F1 पीढ़ी में। उसे कहते हैं प्रभाविता का नियम दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। तो ये मेंडल की जो आनुवंशिकता के नियम है दोस्तों, उसमें से प्रभाविता का नियम आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम भी एकल संकरण पर ही आधारित है दोस्तों, उसको भी समझते हैं। देखिए आकर, तो जब हम इधर देखें कि दोस्तों जब हम F1 पीढ़ी का क्या कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं।
F1 पीढ़ी का क्या कराते हैं बताइए, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन F1 पीढ़ी का कराया जाता है दोस्तों, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है देखिए, तो दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन में होता है क्या, बताते हैं अभी। देखिए दोस्तों, जब हमने F1 पीढ़ी में प्राप्त कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो हमने देखा कि F2 पीढ़ी में जो F1 पीढ़ी के जो गैमेट्स बनते हैं दोस्तों, वो गैमेट्स पृथक पृथक होकर के F1 पीढ़ी में क्या करते हैं, गमन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी गैमेट्स एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता, अतः वो पृथक पृथक होकर के F2 पीढ़ी में क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो F1 पीढ़ी के जब अपन सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण कराते हैं, तब उसके जो गैमेट्स बनते हैं वो अलग अलग बनेंगे, और जो गैमेट्स अलग अलग बनते हैं वो अलग अलग ही अतः पृथक पृथक होकर ही संतति में क्या करते हैं, गमन करते हैं। और जिससे अपन क्या कहते हैं बताओ, पृथक्करण का नियम कहते हैं। यही दोस्तों क्या है, पृथक्करण का नियम कहलाता है कि जो F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति है उसका अपन क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। तो स्वपरागण कराने पर जो F1 पीढ़ी के गैमेट्स बनेंगे वो पृथक पृथक होकर के संतति में अतः F2 पीढ़ी में क्या करते हैं, गमन करते हैं। और यही कहलाता है पृथक्करण का नियम। और ये युग्मक सभी इधर शुद्ध रूप में पाए जाते हैं दोस्तों, इसीलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। युग्मकों की क्या कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सारी बातें आपके दिमाग में फीड हो गई होंगी, सभी आपके दिमाग में समा गया होगा। मुझे लगता है कोई भी कंसेप्ट रहा ही नहीं होगा कि जिसे दोबारा बताना पड़े। यदि कोई चीज़ आपके क्लियर नहीं हुई है तो आप पुनः वीडियो को देखें, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो हमने आज पढ़ा क्या क्या, देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर ही आधारित हमने मेंडल के दो नियम पढ़े। कौन कौन से, प्रभाविता का नियम, कौन सा नियम बताओ, प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम हमने पढ़ा था पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। तो हमने ये दो नियम भी पढ़ लिए और मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ लिया। कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी दोस्तों आपको इसमें। आपकी बचता है तीसरा, जिसे अपन कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दोस्तों डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, द्वि संकर संकरण पर आधारित है। इसीलिए
इसकी चर्चा अपन करेंगे अपनी अगली क्लास में, जब अपन पढ़ेंगे द्विसंकर क्रॉस होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। उस डाई हाइब्रिड क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की भी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। तो आई होप आपके सभी समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट आपको रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को पुनः बार बार देखें। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस भी करें, जिससे कि अगली आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।